हेलो दोस्तों, नमस्ते। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड लव टिल नाउ। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं कैरियर रिलेटेड टॉक करता हूं अपने चैनल पर। तो इसी कड़ी में मैं आज एक नए एक्सपर्ट के साथ जुड़ा हूं जो कि गवर्नमेंट सर्विसेज में रहे हैं और अच्छी पोजीशंस पे रहे हैं और एक अच्छे डिपार्टमेंट में रहे हैं जो कि बहुत ही नोन डिपार्टमेंट है इंडस्ट्री में भी और गवर्नमेंट में भी। तो मैं ज़्यादा समय ना लेकर के सर से ही कहूँगा कि सर अपना इंट्रोडक्शन दें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। गो अहेड सर। सुलभ जी, धन्यवाद। मैं अपना परिचय दूं। मेरा नाम पद्मेश तेलंग है और राजस्थान सरकार का जो कॉमर्शियल टैक्सेस डिपार्टमेंट है, मैं उसमें एडिशनल कमिश्नर से रिटायर्ड हुआ था। रिटायरमेंट के टाइम पे मेरे पास अपीलेट ऑथोरिटी था। मैं टैक्सेशन से संबंधित जितने अपील्स होती थी उनको मैं सुनता था और उसके साथ ही जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल है OTS, उसमें एक सेक्शन था हमारा स्टेट टैक्स एकेडमी ऑफ राजस्थान स्टार, उसमें मैं डायरेक्टर था। तो जो PSC UPSC इसके जो बैच आते हैं अधिकारियों के, उन लोगों के हम लोग कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम में टैक्सेशन से रिलेटेड मैटर को भी डील करते थे। और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद में एक मल्टीनेशनल कंपनी है E&Y, अर्नेस्ट एंड यंग, उसमें मैं GST एडवाइजर था। तो तेलंगाना स्टेट गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को GST हमने इम्प्लीमेंट करने की एडवाइजरी देते थे और 2017 में जिस समय GST लागू हुआ उस समय मैं वहाँ डायरेक्टर था, टीम लीडर था। ये मेरा करियर का। ग्रेट सर। तो ये एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है सर। तो इस डिपार्टमेंट में सर आपका कैसा रहा अनुभव? फिर अपन इससे कैरियर प्रोस्पेक्टिव रहेंगे। सर आपने शुरुआत डायरेक्टली एज अ कमिश्नर करी थी या पहले आप एज अ RAS ऑफिसर? आई थिंक आप स्टेट डिपार्टमेंट से थे, तो एक RAS के थ्रू आए होंगे आप सर। राइट। तो कैसे आपने शुरुआत करी सर कैरियर? सुलभ जी, मेरा एकेडमिक्स तो ये रहा कि मैं MSc फिजिक्स में था, टॉपर था यूनिवर्सिटी। मैंने फिर MA इंग्लिश में भी किया था और 24 साल की उम्र में मैं RAS का एग्जाम जब मैंने दिया था 79 के बैच का, उस समय मेरी एज 24 थी और 81 में मैंने मेरा सिलेक्शन हुआ था। उसके बाद मैंने OTS से अपने करियर की शुरुआत की थी। मैं उसके बाद डिप्टी कमिश्नर रहा, 2 डिवीजन में रहा मैं डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन। बीकानेर डिवीजन में रहा, 4-5 जिले मेरे पास थे। भीलवाड़ा डिवीजन में रहा, फिर मैं हेड ऑफिस आ गया और एडिशनल कमिश्नर पे मैं पहुंचा। तो ये RAS का बैच था हम लोगों का 81 में जिस समय में ज्वाइन किया। ग्रेट। तो सर RAS में ये तो गवर्नमेंट का एग्जाम है सर। तो जी। ये क्या सेंट्रल और स्टेट का मिक्स होता है या अलग अलग होता है दोनों? देखिए, PSC जो स्टेट PSC होती है RPSC की, मैं जिस एग्जाम में सेलेक्ट हुआ था वो स्टेट PSC थी, लेकिन मैं जिस डिपार्टमेंट से मैंने समापन किया जी। जहाँ GST है, वहाँ GST टैक्सेशन लास्ट में जाके दोनों गवर्नमेंट का हो गया था, केंद्र का और राज्य का। तो हमारा और जब GST नहीं आया था उसके पहले वैल्यू एडेड टैक्स था, वेट था जी। वेट में भी पूरे देश में बिजनेस चलता है, तो टैक्सेशन का जो काम है वो पूरे नेशनल लेवल का एक तरह से हो जाता है। तो उसमें सेंट्रल सेल्स टैक्स भी आ जाता है, स्टेट सेल टैक्स भी आ जाता है। तो डिपार्टमेंट तो हमारा गवर्नमेंट के हिसाब से राजस्थान का था, लेकिन हमारे वर्किंग जो था टैक्सेशन पॉइंट से वो एक तरह से पूरे नेशनल को डील करता था। सर अपन इससे पहले कि कैरियर प्रोस्पेक्टिव में घुसें, ये कुछ टर्म्स हैं जो अभी अपन ने यूज करी, वेट, GST, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, नॉर्मल। तो ये क्या क्या टर्म्स हैं, अगर आप इनमें थोड़ी लाइट डाल सकें सर? देखिए, गवर्नमेंट को रेवेन्यू के लिए टैक्सेशन जो होता है उसमें मुख्य तौर पे डायरेक्ट टैक्स जिसमें इनकम टैक्स वगैरह है वो सीधा आपकी मेरी पॉकेट से निकलता है हमारी इनकम पे, और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स में जैसे सेल टैक्स हुआ करता था, वैल्यू एडेड टैक्स वेट, अब GST है, सर्विस टैक्स था बीच में, सिनेमा हॉल्स वगैरह पे एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, ये सीधा आपकी जेब से नहीं निकलता है, ये निकलता है कोई कलेक्ट करने वाली एजेंसी होती है, बीच में व्यापारी होता है, और ये इनडायरेक्टली रूप से हम लोग गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। तो मैं जिस टैक्सेशन को डील करके आया हूं वो इनडायरेक्ट टैक्स, जिसका परिणति लास्ट में GST में हुई। ओके, ग्रेट। अच्छा, तो GST सर इससे ही निकला है? जी, GST जब आया, GST में इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम थी और पूरे देश ने उसको लागू की, सारी विधानसभा और राज्यसभा, इसमें बकायदा संविधान में संशोधन हुआ था। और GST में जितने टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, जैसे सेंट्रल एक्साइज था और सेंट्रल ड्यूटी थी, स्टेट के टैक्स में मनोरंजन कर था, सेल टैक्स था,
सेल टैक्स के बाद उसका नाम वैल्यू एडेड टैक्स था, चुंगी कर थे, ये सारे करों का एक मर्जर जब हो गया, उस मर्जर में गुड्स भी आ गई, सर्विसेज भी आ गई, उनको जोड़ के जो नाम दिया गया उसको जीएसटी कहा गया है। तो ये मर्जर ऑफ ऑल वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस से है। ग्रेट। तो आई थिंक सर अपना ऑफलाइन जब आप बता रहे थे तो शायद यू आर अ पार्ट ऑफ वन ऑफ दैट कमिटी मेंबर वेल दिस जीएसटी थिंग्स आर बीइंग डेवलप्ड। बिल्कुल, मैं जब 2013 में देखिए 2017 से लागू हुआ था जीएसटी 1 जुलाई से। मैं 2013 में जब यहाँ एडिशनल कमिश्नर था जयपुर में हेड ऑफिस में, तो तैयारियां पूरे देश में उस समय से जीएसटी के लागू कब होना है वो एक राजनीतिक निर्णय था नेशनल लेवल का, लेकिन 2013 बल्कि 2010 से शुरुआत हो गई थी। तो मैं यहाँ स्टेट टैक्स एकेडमी का चूंकि डायरेक्टर था, एकेडमिक्स काम हम लोग देखते थे, तो जितनी मीटिंग्स होती थी टैक्सेशन को जीएसटी को लेकर नेशनल लेवल पे भी, वहाँ भी मैं बहुत गया हूँ। और जीएसटी का जो फॉर्मेट बन रहा था पूरा एक्ट का, उसमें स्टेट का टैक्स का प्लस सेंट्रल का टैक्स का, इसमें हम लोगों ने जो स्टडी एकेडमिक्स में की, जो एक्ट बना उस एक्ट में भी बनने में हम लोगों का काफ़ी रोल था। दिल्ली में एक इंस्टीट्यूट है NIPF, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी एंड फाइनेंस, उसकी मीटिंग में भी हम लोग खूब गए हैं जहां जीएसटी को लागू होने की बहुत सारी स्कीमें चलती थी। ओके सर, तो आई थिंक ये एक बहुत बड़ा नॉलेज फैक्टर है कि ये ब्लाइंडली नहीं बन गया जीएसटी, और इसके पीछे बहुत रीजन थे ताकि जो मल्टीपल चीजें हैं उनको एक उसमें लाया जा सके, और ये अलग है। तो अब सर मैं अपन डिपार्टमेंट वाइज बात करते हैं सर, कि जैसे अब इसमें अपन क्योंकि मैं कैरियर रिलेटेड डिस्कशन करता हूँ सर, तो जैसे एज एन आरएएस ऑफिसर एक बच्चे की क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए जो एंट्री ले, और सीधा अगर आपके डिपार्टमेंट में उसको एंट्री एज पर दी एग्जाम मिल जाती है या उसका रैंकिंग के हिसाब से होता है? देखिए आरएएस का जो एग्जाम होता है वो उसमें 5, 7, 8 स्टेट सर्विसेज हैं, आपका सिलेक्शन होता है, मेरिट बनती है, आपका कंपटीशन तो है ही, और उसके बाद आपको डिपार्टमेंट अलॉट होते हैं। तो क्वालिफिकेशन के नाम पे तो खाली एक ग्रेजुएशन चाहिए। अच्छा, ग्रेजुएशन का एग्जाम दे दीजिए। आज की तारीख में आरएएस एग्जाम में प्रिलिमिनरी एग्जाम होता है, स्क्रीनिंग होता है, देन मेन एग्जाम होता है, देन इंटरव्यू होता है, ये सब होता है। मैंने जिस समय एग्जाम दिया था उसी में आ रहा था मैं, उस समय एग्जाम का पैटर्न ही अलग था जी। अभी तो ऑब्जेक्टिव होता है और अभी इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं होते हैं। अच्छा, जनरल नॉलेज है, पूरा देश का ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, संविधान है, ये जनरल नॉलेज है। वो आप आईएएस का एग्जाम देते हैं तो भी कॉमन सिलेबस है, आरएएस में भी कॉमन है। मैंने जिस समय आरएएस का एग्जाम दिया था उसमें पैटर्न अलग था। अच्छा, सुलभ जी आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि उस जमाने में आरएएस के एग्जाम देने के लिए 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट लेने पड़ते थे, 5। अच्छा, तो कोई भी फैकल्टी का बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, आपके 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको 2 सब्जेक्ट लेने पड़ते थे। अच्छा, 5 ऑप्शनल लेते थे और 3 कंपलसरी होते थे। ओके, कंपलसरी में जनरल हिंदी है, जनरल इंग्लिश है और जनरल नॉलेज है, और करंट अफेयर्स। और ऑप्शनल सब्जेक्ट में जो 5 सब्जेक्ट लेते थे, जैसे मैं एमएससी फिजिक्स में था, मैंने फिजिक्स लिया जी, मैंने अप्लाइड मैथ्स लिया जी, मैंने सोशियोलॉजी लिया जी, मैंने साइकोलॉजी लिया जी, मैंने फिलोसॉफी लिया। ओके, तो इन सब चीजों को बिल्कुल एक डिफरेंट ढंग से हमने पढ़ा, 5 ऑप्शनल सब्जेक्ट को और 3 हिंदी, इंग्लिश और जीके जी। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि आरएएस हो चाहे आईएएस हो, उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं वो कहना चाहिए कि बहुत कॉमन लैंग्वेज में कहूँ, परचूनी दुकानदार होते हैं जिनका नॉलेज हिंदी में होना चाहिए, इंग्लिश में होना चाहिए और बहुत सारी बातें हैं। ग्रेट। तो सर इसमें मैं एक थोड़ा सा आपसे लाइट लेना चाहूंगा, क्योंकि अभी का पैटर्न तो आपने बता दिया। जो आपके टाइम पे मतलब जो आप ऑप्शनल सब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं या जो लेना कंपलसरी थे, तो ये डिग्री के बाद की बात कर रहे हैं जब हम आरएएस की प्रिपरेशन शुरू करते हैं, या ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ डिग्री, ताकि अगर बंदे ने माइंडसेट बना लिया है कि नहीं मेरे को आरएएस बनना है, तो जब वो 12th करके कोई भी एजुकेशन में घुस रहा है किसी भी डिग्री के लिए, चाहे वो मास्टर करे या बैचलर्स करे, उसी दौरान उसको ये चीज ध्यान में रख के ही, सिलेबस को ध्यान में रख के ही अपनी पढ़ाई करनी पड़ेगी? देखिए बड़ा क्रूशियल प्रश्न है ये जी सर। और मेरा ये मानना है कि बच्चा जब 9th, 10th, 11th में आता है इवन, तब से अगर उसका माइंडसेट और उसका एटीट्यूड यदि एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाने का है तो उसकी तैयारी तब से शुरू हो जाती है। तब से वो अखबार भी पढ़ता है, तब से वो न्यूज़पेपर के साथ साथ टीवी भी देखता है, इर्द गिर्द क्या हो रहा है वो भी देखता है, देश के इतिहास पे, भूगोल पे, राजनीति पे, संविधान पे, बहुत सारे सब्जेक्ट पे एक मेंटल मेकअप बनता है उसका। तो अगर आप आरएएस या आईएएस की तैयारी कर रहे हैं तो बच्चे का
मेंटल मेकअप शायद 10वीं 11वीं 12वीं से ही बनना शुरू होता है। दिक्कत आज की तारीख में हमारी ये है कि पेरेंट्स भी सबसे पहले तो ये सोचते हैं कि अच्छा भाई ये आर्ट्स के सब्जेक्ट है, ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट है, इसको नहीं पढ़ाया जाए, या आईटी में चला जाए, या आईआईटी कर ले, तो फिर उसका फोकस सारा साइंस और टेक्नोलॉजी में हो जाता है, इन जनरल चीजों पे नहीं होता है। मैं फिजिक्स में एमएससी होने के बावजूद मेरा मेंटल मेकअप, चूंकि इंक्लिनेशन मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के प्रति था, मैं इन सब चीजों को 10वीं 11वीं से ही कहीं ना कहीं टच में था जी। तो दैट्स वाई के जिन लोगों को इस लाइन में जाना है उनको बहुत वाइड होरिजन पर सोच और पढ़ाई और जागरूकता होनी जरूरी है। तो मतलब आपके टाइम पे, तो अभी के और पुराने में सर आप क्या डिफरेंस देखते हैं? तो आपके टाइम पे ये पांचों अलग से सब्जेक्ट में इंटरव्यू में भी पूछा जाता था कि आपके क्या मार्क्स हैं, या सीधा उस सब्जेक्ट के बेसिस पे आपका? बिल्कुल, देखिए मेरा जब इंटरव्यू हुआ तो बोर्ड जो बैठा था उन्होंने जब मेरा सब्जेक्ट देखा कि फिजिक्स भी था, अप्लाइड मैथ्स भी था, सोशियोलॉजी भी था, साइकोलॉजी भी था और फिलोसफी भी था, जो मेरे ओरिजिनल सब्जेक्ट नहीं थे लेकिन जिनकी मैंने पढ़ाई तैयारी की थी जी। उन्होंने बड़ा एक अच्छा प्रश्न पूछा, मुझे अभी तक याद है जी। खान साहब थे जी और गुप्ता साहब थे अध्यक्ष। उनमें से एक सदस्य ने मेरे से पूछा कि आपने फिजिक्स भी पढ़ा है और आपने फिलोसफी भी पढ़ा है, बताइए ये दोनों किस तरह से, दोनों का साम्य क्या है जी। तो एक मेटाफिजिक्स और एपिस्टेमोलॉजी की शाखा है जी, और उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि फिजिक्स भी अल्टीमेटली जाके फिलोसफी हो जाती है जी, और फिलोसफी भी अल्टीमेटली जाके फिजिक्स हो जाती है। अच्छा, मैंने जब ये कंक्रीट शब्द कहा उनको कि फिजिक्स भी अल्टीमेटली फिजिक्स फिलोसफी है जी, तो उन्होंने पूछा कि कैसे जी। तो मैंने एक जो परमाणु होता है एटम, उसका एक उदाहरण दिया। मैंने कहा हमने पढ़ा था कि एटम में बीच में मान लीजिए प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में, और चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं जी। तो ऐसा ही फिलोसफी, इंडियन फिलोसफी कहती है कि बीच में हमारा ब्रह्म है और चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिट जो 84 लाख योनि है उसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, वो डिफरेंट जीव हैं जी। और जितना ऑर्बिट न्यूक्लियस के पास होगा उसका बंधन ज्यादा होगा तो वो ज्यादा बना होगा, लेकिन किसी भी बाहर का इलेक्ट्रॉन घूमते 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 अंदर के ऑर्बिट में आता है और अंदर घुस जाता है तो उसका विलय हो जाता है इलेक्ट्रॉन का जी। और उसको फिजिक्स में कहते हैं थ्योरी ऑफ एनिहिलेशन। ओके, अब इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, वो न्यूक्लियस में मिल गया जी। फिलोसफी भी ये कहती है कि जीव घूमते घूमते उसके प्रारब्ध कम हो गए, कर्म कम हो गए, डिफरेंट ऑर्बिट से घूमते घूमते योनि में हटता हुआ आया, उसको अंत में मोक्ष कहते हैं जी। तो ये एक बड़ी अच्छी थ्योरी थी, वो बहुत खुश हुए और ये समझिए कि मेरे पूरे इंटरव्यू में कम से कम 10-15 मिनट तक उन्होंने इस सामने पे बात की जी। तो ये एक बड़ा अच्छा अनुभव था। ग्रेट सर, ग्रेट। तो आप अभी भी यही सर पैटर्न है कि मतलब इंटरव्यू होता है या डायरेक्ट सिलेक्शन हो जाता है? नहीं, अभी वो मैंने कहा प्रीलिम एग्जाम होता है जी, फिर मेन एग्जाम होता है, फिर इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में ग्रुप डिस्कशन भी होता है। ओके, पैटर्न काफी कुछ बढ़ चुका है। और सब्जेक्ट वाइज और सिलेबस वाइज सर? सब्जेक्ट में अभी आरएस प्रीलिम जो होता है और इवन मेन भी जो होता है, उसमें सब बेसिकली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स ही है। ये जरूर है, जैसे भी राजस्थान आरएस प्रीलिम का जो सिलेबस है आज की तारीख में, उसमें इंडिया की हिस्ट्री भी है, राजस्थान की हिस्ट्री भी है, राजस्थान का कल्चर भी है, आर्ट भी है, संविधान भी है, जो पॉलिटिकल सिस्टम और जो गवर्नेंस है स्टेट का वो भी है, इकोनॉमिक्स भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, मेंटल एबिलिटी भी है। इतने डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं कि प्योर आपके सब्जेक्ट पे अब कोई फोकस नहीं है कि आप फिजिक्स में एमएससी करके आए हैं कि हिंदी में एमए करके आए हैं। और इसके साथ साथ जब मेन एग्जाम होगा उसमें हिंदी इंग्लिश भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, आपका कम्युनिकेशन स्किल जो कहना चाहिए। इंटरव्यू में तो वर्बल स्किल आपका चाहिए ही चाहिए, लेकिन एग्जामिनेशन में आपका रिटन कम्युनिकेशन स्किल भी अच्छा होना चाहिए। यानी जैसा मैंने कहा कि एक मल्टी डायमेंशनल अगर आपका पर्सनैलिटी और आपका प्रिपरेशन है तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ब्राइट है। तो सर इसी से ये क्वेश्चन उठता है कि बच्चे जब अपना प्रिपरेशन कर रहे हो तो किन किन चीजों का ध्यान रखें ताकि वो, क्योंकि कोई भी बच्चा जब प्रिपेयर करता है, सिलेक्शन रिजेक्शन इज नॉट इन हिज और हर हैंड, बट एटलीस्ट अटेम्प्ट तो उसके हाथ में होता ही है जी। हाँ, तो वो किन बातों का ध्यान रखे सर ताकि वो आरएएस को एटलीस्ट अपने लेवल पे मान सके कि नहीं मैंने 100% दिया? क्योंकि कई बच्चे फिर अगर देते नहीं है और सोचते हैं कि मैंने क्यों नहीं किया, मैं शायद इस चीज का ध्यान रख लेता तो हो जाता। तो आपके एक्सपीरियंस से अगर कुछ बताना चाहिए। देखिए, मेरा तब भी मानना था, जब मैं 24 साल में तो सेलेक्ट ही हो गया था, लेकिन 20-22 साल से भी मेरा मानना था और आज भी मेरा मानना है कि ये जो प्रश्न है इसका दो जवाब है जी सर। एक तो आपका प्रिपरेशन लेवल पे क्या होना चाहिए
जो कंक्रीट प्रिपरेशन है कि आपने क्या पढ़ा, क्या नोट्स बनाए या क्या किया, और एक आपका एटीट्यूड के मामले में क्या होना चाहिए। तो एक शब्द होता है डीएफ, ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स आपका खुद का क्या है। तो पढ़ाई तो आप करेंगे, पढ़ाई तो मैं समझता हूं कि अगर ड्राइविंग फोर्स होगा तो आप पढ़ाई वढ़ाई तो कर लोगे जी। ड्राइविंग फोर्स क्या होता है कि या तो आपका कोई पेरेंट्स हो, आपकी बड़ी बहन है, आपका बड़ा भाई है, आपका कोई टीचर है, आपकी और कोई खास है, आपके साथ पढ़ने वाली है, जो मजाक में मैं कहता हूं अक्सर कि जो आपको कानून से नहीं सुनती हो, आंखों से सुनती हो जी। यदि उसकी प्रेरणा हो तो वो ड्राइविंग फोर्स जो है ना, अगर आपकी जिंदगी में कोई ड्राइविंग फोर्स है एक्सटर्नल, बहुत अच्छी बात है। उसने कह दिया कि तुमको आईएएस देखना चाहते हैं, चाहती हूं, चाहता हूं, जो भी है, और आपके मन में वो जुनून आ गया, दिस इज ड्राइविंग फोर्स एक्सटर्नल। और अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो आपका इंटरनल ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए कि आप में वो जुनून हो, आप में वो आग हो कि आपको लगे कि नहीं मुझे ये आईएएस बनना है तो बनना है, मुझे आरएएस बनना है तो बनना है। दिक्कत ये है कि ड्राइविंग फोर्स हमारे 20-22 साल के बच्चे में डेवलप नहीं होता है। अगर वो ड्राइविंग फोर्स अगर डेवलप हो जाता है तो मैं समझता हूं ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी और ये तो आप फिर पढ़ लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। उस पढ़ने में जरूर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। आजकल चूंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने लगे हैं तो आपकी एक तो स्पीड अच्छी होनी चाहिए, एक ग्रास्पिंग पावर, आप इमीडिएट पढ़ा के उसको, क्योंकि आपका नॉलेज है और अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके। तो ये 2-3 चीजों का मिक्सचर चलता है। इससे पहले मैं दूसरी चीज पूछूं सर, मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि आप जो टैक्स डिपार्टमेंट में गए तो ये जो रैंक के हिसाब से आपने बोला हाँ डिपार्टमेंट गवर्नमेंट देती है, तो उसमें मतलब अपना अपना कोई भी वो नहीं है रोल उसमें, ये सब प्री डिफाइंड है, स्ट्रक्चर अपना है? प्रेफरेंस भी होता है, अपनी मेरिट भी होती है, मेरिट का प्रेफरेंस भी जुड़ता है। और फिर जैसे टैक्सेशन डिपार्टमेंट है, ये बड़ा टेक्निकल डिपार्टमेंट है क्योंकि ये पूरी क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। इसमें जी प्योर जुडिशरी नहीं है बट दिस इज क्वासी जुडिशियली। इसमें इतने कॉम्प्लिकेशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट के साइटेशन है, हाई कोर्ट के साइटेशन है। हम लोग जब अपील सुनते थे तो उसमें जुडिशरी के सारे प्रिंसिपल उसमें लागू हो जाते हैं। तो ये टैक्सेशन का एक टिपिकल डिपार्टमेंट है, इसीलिए टैक्सेशन का ऑफिसर लास्ट में जाके राजस्थान टैक्स बोर्ड को, इन्होंने हाई कोर्ट में इतने ज्यादा केसेस हो गए जब टैक्सेस में, तो टैक्सेशन के हिसाब से हाई कोर्ट के लेवल का ही राजस्थान टैक्स बोर्ड आरटीबी अलग बनाया। अच्छा, तो ये डिपार्टमेंट में आपका एक्सपर्टाइज हो जाता है। ओके। तो जब एक्सपर्टाइज आपका हो जाता है तो फिर तो बेसिकली इसमें आई मीन जब आपका जो रैंक होगा और प्लस आपका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट रहा होगा, जैसे कोई इकोनॉमिक्स से हो या टैक्स रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स होते हैं, कॉमर्स वगैरह, उससे शायद हो सकता है। नहीं, देखिए सब्जेक्ट को तो क्योंकि पीएससी में सीधी सी बात है, रिटन टेस्ट हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, जुड़ रहा है, मार्क बन रहा है, तो सब्जेक्ट का तो कहीं कोई स्कोप ही नहीं है इसमें। वो आपका प्रशासन में तो जनरल एटीट्यूड देखा जाता है। तो मैंने जैसे कहा ना कि मैं फिजिक्स में एमएससी और इंग्लिश लिटरेचर में एमए हूँ, तो टैक्सेशन का और कॉमर्स का दूर दूर तक लेना देना नहीं था। मैंने जब व्यापारियों की बुक्स देखी तो मैंने जिंदगी में पहली बार डेबिट क्रेडिट को समझा। करेक्ट। और फिर चोरी के उनके तरीके हैं, बहुत सारी बातें हैं, तो ये सब चीजें फिर जुडिशियल माइंड से आपको सोचना पड़ता है। फिर व्याख्याएं होती हैं, आप जिस एक्ट को डील करते हैं उसमें टर्मिनोलॉजी की व्याख्या होती हैं। तो ये सब एटीट्यूड में आपका सब्जेक्ट कहीं मायने नहीं रखता है, आपका अप्रोच मायने रखता है। और आई थिंक वो जो आप ट्रेनिंग होती है जो डिपार्टमेंट में वो आपको ट्रांसफर कर रहे हैं, उससे पहले वो आपको उस डिपार्टमेंट से रिलेटेड ट्रेनिंग दे देते हैं। राइट, मैं आपको बताता हूँ, जब सिलेक्शन होता है, जैसे 9 फरवरी 1981 को मैंने जयपुर में जो हरिश्चंद्र माथुर लोक प्रशासन संस्थान रिपा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ओटीएस जिसको कहते हैं, ओटीएस में हमने पहले दिन ज्वाइन किया था। वहां डिफरेंट स्टेजेस पे करीब 8-9 महीने की ट्रेनिंग होती है। शुरू की ट्रेनिंग तो एक मुश्त 3 महीने 4 महीने की होती है। उसमें 2 टाइप की ट्रेनिंग होती है। 1.5-2 महीने तो उसको कहते हैं फाउंडेशन ट्रेनिंग। फाउंडेशन में आपके संग पुलिस वाला भी बैठा है, मतलब आरपीएस जो है डीवाईएसपी बन के आए हैं वो भी बैठे हैं, इंश्योरेंस में जो असिस्टेंट डायरेक्टर बैठे हैं वो भी बैठे हैं, टैक्सेशन का बैठा है, ट्रांसपोर्ट का डीटीओ भी बैठा है, एडमिनिस्ट्रेशन का एसडीएम। और तो कहने का मतलब फाउंडेशन ट्रेनिंग सबकी कॉमन होती है। वेरी नाइस। उसमें आपको लॉ पढ़ाया जाता है, आईपीसी, सीआरपीसी, सीपीसी, गवर्नमेंट के फाइनेंस रूल जो हैं, जीएफएनआर जिसको कहते हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट्स रूल हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन की जो स्किल्स हैं, मैनेजमेंट की स्किल्स हैं, एचआरडी के इश्यूज हैं। ये 3 महीने 4 महीने बड़ी एक्सटेंसिव ट्रेनिंग होती है। हमारे पास यूनिवर्सिटी के अच्छे लर्नेड
ऑडिटर्स भी आते थे जी रमेश अरोड़ा साहब आते थे जी वो HR डिपार्टमेंट से संबंधित उनकी क्लासेस होती थी जी जी और उसके बाद जो डिपार्टमेंट आपका है उस डिपार्टमेंट के हिसाब से आपका अलॉटमेंट होता है उसको कहते हैं इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग ओके वो फिर ट्रेनिंग अलग चलती है करीब साल भर के बाद आपको फिर पोस्टिंग मिलती है अच्छा इंस्टीट्यूशन ट्रेनिंग में जैसे पुलिस वाले हैं जिसका RPS में सिलेक्शन हुआ है DISP बना है जी वो फिर पुलिस एकेडमी में उनको भेज देते हैं अच्छा इस तरह से अलग अलग ओके डिपार्टमेंट का है। तो ये RAS से ही RPS में जाता है या RPS अलग ये particular सारा है? मैंने कहा ना कि RAS के एग्जाम में ओके डिपार्टमेंट अलग अलग है ओके पुलिस तो सर सर्विस अगर अपन थोड़ा हाईलाइट डालें अगर आपके नॉलेज में हो कि RAS के अंदर कौन कौन से डिपार्टमेंट आते हैं सर सर देखिए गवर्नमेंट से related? प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन भी है SDM SDO जिसको बनते हैं जी RS के एग्जाम के बाद DISP RPS से बनते हैं जी कॉमर्शियल टैक्सेस में अब तो डेजिग्नेशन सब बदल गए जी असिस्टेंट जी कमिश्नर और ये सब है पर्यटन डिपार्टमेंट में जो असिस्टेंट डायरेक्टर है इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जी ये ऐसी करीब 8-9 सर्विसेज हैं जी इन सर्विसेज के ऑफिसर जो हैं वो कंबाइंड रूप से स्टेट सर्विस के ऑफिसर कहलाते हैं ओके ये सारी सर्विसेज ग्रेट सर एक मेरा क्वेश्चन है देखिए अपन जो हम देखते हैं कि कई गरीब का बच्चा भी बना और आज की एजुकेशन सिस्टम इतनी अच्छी हो गई है कि गरीब का बच्चा भी आज अफसर बन सकता है जी लेकिन होता क्या है कि कई बार कई बच्चों को और आजकल एक एजुकेशन भी एक तरह से व्यापार बन चुका है इससे हम कतई भी नकार नहीं सकते ठीक है कई अच्छे इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो फ्री में भी पढ़ाते हैं लेकिन उस तक पहुंचने के लिए भी बच्चे के पास माध्यम नहीं होता तो कुछ बच्चे ऐसे हैं जो केवल अपना घरेलू लेवल पे चलिए आजकल इंटरनेट टचवुड क्या है कि ऐसा माध्यम हो गया है कि 1000 रुपए में या 800 रुपए में भी आपको अवेलेबल है तो उन बच्चों को सर आप क्या गाइड करना चाहेंगे कि भैया अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में नहीं जा पाए क्योंकि इंस्टीट्यूट में बेचारा टीचर भी अपनी मेहनत करता है बच्चे से तो बोलता ही है लेकिन टीचर भी आपको गाइडेंस के लिए 24 घंटे बैठा है और उनका वो पैसा इसी बात का ले रहे हैं कि आपको वो तरीके से सिखाएगा तभी आपका सिलेक्शन हो पा रहा है लेकिन जो बच्चे नहीं जा पा रहे हैं जिनके पास फाइनेंशियली नहीं है वो स्टेबल कि वो उस पे खर्चा कर पाए क्योंकि वो लाखों रुपए लग जाते हैं उसमें साल भर का पूरा वो बाकायदा कोर्स चलता है चाहे वो क्रैश कोर्स हो तो महीनों में भी कई बार हजारों लाखों रुपए लग जाते हैं तो उन बच्चों के लिए सर आप कोई सलाह देना चाहें कि वो बच्चे कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं क्योंकि सिलेक्शन किसी के माथे पे नहीं लिखा है कोई भी बच्चा सिलेक्ट हो सकता है अगर उसने दृढ़ता से काम किया तो बिल्कुल बिल्कुल सुलभ जी मेरा ये मानना है कि आज तो चलो इतना कोचिंग हब हो गया है जी हम लोगों ने जिस एग्जाम दिया था उसमें कोचिंग बहुत कम थी जी लोग कोचिंग में नहीं जाते थे सेल्फ स्टडी करते थे जी हाँ लेकिन आज जो सीनियर हो गया है मुझे लगता है जो वंचित लोग हैं जी वंचित लोगों के लिए ऐसा नहीं है लिटरेचर बहुत अवेलेबल है जी अब तो यूट्यूब है ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हैं और कुछ लोग बच्चों की हेल्प भी कर रहे हैं बात चली है इसलिए मैं कह रहा हूँ नहीं बिल्कुल सर कि मैं आज भी RS प्रीलिम का भी एग्जाम होने वाला है 2 फरवरी को ग्रेट मैंने ऐसे गरीब बच्चों के लिए निशुल्क ऑडियो वॉइस में अपने करीब 30-35 ऑडियो लेक्चर्स जो हैं एवरेज 45 मिनट का एक लेक्चर है तो वो मैंने तैयार किए हैं और वो यूट्यूब पे मेरा चैनल है मैंने उस चैनल में वो लिंक सब मिल जाएंगे उसमें सारे सब्जेक्ट्स पूरा सिलेबस कवर करते हुए वो डाला है और मैंने उसका नाम दिया फिनिशिंग टच ग्रेट क्योंकि साल भर या 6 महीने जिसने पढ़ा होगा भले वो कोचिंग में पढ़ा हो चाहे नॉन कोचिंग में पढ़ा हो उस बच्चे ने बहुत सारा पढ़ लिया होगा रिवीजन भी कर लिया होगा लेकिन एग्जाम के टाइम पे अब चूंकि 1 महीना बचा है इस समय एक अलग मेंटल मेकअप से पढ़ना पड़ता है सिलेबस को वापस रिकैप करना पड़ता है तो मैंने इस फिनिशिंग टच के नाम से एक सब्जेक्ट पे 2 लेक्चर 3 लेक्चर 4 लेक्चर कंप्लीट कोर्स को कवर करते हुए और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चूंकि सीधा प्रश्न पूछते हैं निबंधात्मक प्रश्न तो है नहीं ऐसे यूट्यूब पे मैंने पूरा एक सेट बनाया है ग्रेट मैं समझता हूँ ऐसा कई लोगों ने प्रयास किया है जी जो गरीब बच्चों के लिए काम कर रहे हैं मुझे लगता है शायद गरीब बच्चे का वही जो मैंने शुरू में कहा कि अगर अंदर आग है तो फिर ये कोचिंग का जो कर्म कांड है उसमें वो नहीं पढ़ता है और मैं समझता हूँ नहीं पढ़ना चाहिए क्योंकि कोचिंग वाला प्रोफेशनल आपको डील करता है ठीक है उसमें 1-2 बच्चे का सिलेक्शन हो गया उसका चेहरा आपने छाप दिया 10 बच्चे आज पढ़ रहे हैं उस इंस्टीट्यूट में 100 बच्चे और आ जाएंगे बिल्कुल वो एक पूरा कमर्शलाइजेशन का खेल है लेकिन जिस बच्चे को पहले दिन से मालूम है कि मेरे पास पैसा नहीं है मेरे पास संसाधन नहीं है वो व्यक्ति अगर अपने लेवल पर पढ़ेगा तो मैं समझता हूँ वो आगे ही काफी है बिल्कुल इसीलिए आपने देखा होगा सब्जी वाले का बच्चा मजदूर का बच्चा ये क्यों सेलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि उसके अंदर जील था तो मैं यही कह रहा हूं कि RS IAS या कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो वो जील जो है ना आग
और वो जैसे मैंने कहा कि ड्राइविंग फोर्स क्या है आप, जी बाहर का नहीं है तो अंदर का क्या ड्राइविंग फोर्स, करेक्ट, है ना। तो ये चीज हो तो लिटरेचर बहुत है। देखिए हमारे टाइम पे तो पुस्तकें ही नहीं थी। जी मैं जब एमएससी करता था फिजिक्स में, उस समय इंडियन राइटर की मीडियम तो इंग्लिश ही था, जी इंडियन राइटर की कोई किताब नहीं थी एमएससी फिजिक्स के। जी हम लोग बेसिक जो टेक्स्ट बुक हैं जो अमेरिका में पढ़ती है हमें, जी उनको लाइब्रेरी में बैठ के नोट्स बनाते थे। जी फोटोकॉपी नहीं थी, होती थी फोटोकॉपी मशीन नहीं थी, तो उस समय भी पढ़ने वाले पढ़े हैं। जी आज भी अगर बच्चा ये मान ले कि मेरा कोई कुछ नहीं है, ना मेरे पास कोचिंग है, ना मेरे पास कोई जी। संसाधन है, तो उसके बाद बहुत अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है ना। जी तो सर अभी बहुत अच्छी बात बताई सर आपने। अब जैसे क्या है कि बच्चों में थोड़ी सी क्यूरियोसिटी रहती है कि यार हम है ना अगर अफसर बन गए तो हमें क्या क्या फैसिलिटी मिलेंगी, ठीक है, सैलरी स्केल तो सर क्योंकि गवर्नमेंट वाइज और ईयरली चेंज होते रहते हैं, अगर आप उस पर रोशनी डालना चाहें कि भाई क्या क्या बेसिक फैसिलिटी एक ऑफिसर को मिलती है, या आपका जो फेज रहा जब आपने इनिशियली एज अ जूनियर ऑफिसर स्टार्ट किया और आपने डायरेक्टर लेवल पे अपने आप को रिटायर्ड हुए हैं, तो उसमें क्या चेंजेस आते हैं और ये क्या फैसिलिटी, और कब आप पूरे जोन का इंचार्ज बन जाते हैं और कब आप एक पर्टिकुलर ऑफिस के इंचार्ज रहते हैं? देखिए ये जो एग्जाम में जो ऑफिसर बनते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट के, स्केल से हमारे डिपार्टमेंट के हिसाब से स्केल नहीं होता है, गवर्नमेंट में अपने हिसाब से स्केल होता है। पे बैंड होते हैं जी पे बैंड बढ़ते रहते हैं समय और आपके अनुभव के हिसाब से। और फैसिलिटी में ये है कि आप जैसे मेरे 36 साल की नौकरी में ऑन एन एवरेज मेरी 24 पोस्टिंग हुई, ठीक है एक पोस्टिंग एवरेज मेरी 1.25 साल 1.5 साल की ही रही, जी और 2 साल 2.5 साल से ज्यादा वैसे भी कहीं सरकार में प्राय चेंज हो जाता है, जी और अफसर खुद भी चाहता है कि मैं अब इस सिचुएशन से चला जाऊं। हम्म, हमको उस पीरियड में कहीं गवर्नमेंट क्वार्टर्स भी मिले। अच्छा अब फैसिलिटी ये है कि इतने बड़े बड़े क्वार्टर मिलते थे, जी और हम कभी कभी अकेले रहते थे। मेरी जी। शादी तो सिलेक्शन होने के 3 साल बाद हुई, अच्छा मैं अकेला रहता था, बहुत बड़ा गवर्नमेंट क्वार्टर था, जी मैं ऐसे घूमता था जैसे गुल्लक में चवन्नी, अच्छा तो गुल्लक में चवन्नी जैसे मैं घूमता था। जी तो आपको रहने की फैसिलिटी, ठीक है उस जमाने में तो लाल बत्ती की गाड़ी मिलती थी। अच्छा 24 साल की उम्र में मैं अफसर बनकर निकला, मुझे जो मेरी गाड़ी थी, मेरे पीछे 2 गार्ड राइफल लेके बैठते थे, अच्छा क्योंकि मेरा पोस्टिंग जो हुआ था जी जी वो फ्लाइंग में रोड और जो चेक पोस्ट है हमारी, जी उनके उन सारों के ऊपर का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था उस पोस्ट पर मैं था, जी तो फैसिलिटी ये मिल जाती है। दूसरा स्वाभाविक है कि आपका एक जो इकबाल होता है, रुतबा होता है, जी जी उससे कई फैसिलिटी ऑटोमेटिक भी मिल जाती है। मैं वेरी फ्रैंकली कह रहा हूँ हाँ हाँ बिल्कुल कि आप कुछ नहीं भी करें तो भी जो आपका डेजिग्नेशन, ओहदा, इकबाल है, और अब तो गवर्नमेंट के स्केल बहुत अच्छे हो गए, हमारे टाइम भी बहुत अच्छे हो गए थे। जी पेंशन मिलती है, जी और पेंशन भी इतनी खूबसूरत मिलती है कि जो प्राइवेट में जो बच्चे बेचारे 10-10, 20-20 साल तक जी। नहीं कमा पाते हैं, जी तो सरकार बहुत देती है। जी बल्कि मैं तो कई दफे कहता हूं कि हमने जितना किया उससे ज्यादा देती है, और अभी भी दे रही है। जी जी तो वो इशू नहीं है, इट जी। इज नॉट कंस्ट्रेनिंग फैक्टर है। ओके तो सर इसमें जैसे मैं जो पोजीशंस की बात कर रहा था ना सर, तो वो इंटरनल बेस्ड ऑन योर वर्क प्रमोशन होता है या उसके भी एग्जाम भी होते हैं? देखिए सर? उसमें भी जैसे बैंकिंग में होते हैं हाँ एग्जाम। राइट, डिपार्टमेंट एग्जाम क्लियर करना होता है। मैंने जिस बताया जो ओटीएस में ट्रेनिंग हुई थी उसमें बकायदा उसके बाद डिपार्टमेंटल एग्जाम होते हैं। ओके यही सारे सब्जेक्ट्स के, लॉ के, एडमिनिस्ट्रेशन के, फाइनेंस के, आपके डिपार्टमेंट के, और 7-8 पेपर्स होते हैं, उसको पास करना जरूरी होता है। नहीं करते तो आपका प्रमोशन नहीं होता है, आपको इंक्रीमेंट नहीं मिलता, आपका प्रोबेशन बढ़ता है। अच्छा तो पूरा उसका पैटर्न है। फिर बीच बीच में रिफ्रेशर कोर्सेज होते हैं, जी तो आपका ग्रूमिंग होता रहता है। ओके आपके डिपार्टमेंट में जो लेटेस्ट चीजें उनके लिए ग्रूमिंग होता रहता है, एक सतत प्रक्रिया है। ओके और ये स्टेट के अंदर ही रहता है सर पूरा कुछ जब तक आप रिटायर होंगे, या आपको सेंट्रल लेवल पे भी नहीं, भेजा जा देखिए सकता अब है? देखिए ये डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट को किस रूप में है। अच्छा मैंने जिससे बताया कि 2017 में जीएसटी आता है, और गवर्नमेंट की तैयारी 2010 से शुरू हो जाती है। जी 2013 में मैं एडिशनल कमिश्नर बनता हूँ, जी मुझे बेंगलोर भी भेजा गया अच्छा ट्रेनिंग के लिए। मैं चंडीगढ़ भी गया हूँ, अच्छा डिफरेंट स्टेट में क्या चला। मैं एनआईपीएफ दिल्ली में भी गया हूँ, जी मैं राजस्थान में भी पूरे राजस्थान में घूम के उसका इंचार्ज था, जीएसटी का जो प्रचार प्रसार करना था इंडस्ट्रीज को, सीए एसोसिएशन को, जी चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और ये सारे जो व्यापारी वर्ग हैं। हम लोगों ने 2013 से 17 तक इसकी तैयारियां जो की थी
उसमें हम आउट ऑफ स्टेट भी गए हैं। अच्छा। हमारा यहाँ इवन कनाडा और उसमें भी भेजा गया था, जिस समय वैल्यू एडेड टैक्स था जी उस समय वहां क्या हो रहा है, जी क्योंकि देखिए टैक्सेशन तो पूरे वर्ल्ड में है, जी हाँ, तो मैं उसी पे आ रहा था डिपेंड्स इंटरनेशनल एक्सपोजर का भी राइट कुछ है क्या चांस? राइट। मैं तो अभी भी जब जब कभी विदेश जाता हूँ, मेरी बेटी लंदन रहती है, मैं हर जी साल करीब करीब 3 महीने जाके रहता हूँ, जी मैं वहां का टैक्सेशन का स्ट्रक्चर अपने ढंग से अभी भी स्टडी करता हूँ। जी जैसे मैं एक उदाहरण बताऊं कि यहाँ जो चोरी है, टैक्स की चोरी है राजस्थान में, वो करीब ऑलमोस्ट सभी कॉमोडिटी पे है। ठीक है। यूके में जो ये कन्फेक्शनरी है, टॉफी है, चॉकलेट है, ये स्कॉटलैंड से और ये जो अलग अलग यूके के स्टेट में जाती है, उसमें चोरी बहुत है। अच्छा तो मैं वहां का पैटर्न भी देखता हूँ कि वहां जी टैक्स का इवेजन और कैसे होता है। जी तो ये डिपेंड करता है आपके डिपार्टमेंट पे, सरकार भी आपको भेजती है, जी। आप में भी जील होता था, आप करते हैं। अच्छा, तो सर यहाँ के बाद में वहां जैसे बाहर अभी अपन ने बात ही छेड़ी, तो अगर कोई अपने यहाँ के एक्सपीरियंस से, जैसे आप बोले रिटायरमेंट हो गया, बच्चे कई कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पे परमिटेड है कि पेरेंट्स आपके साथ भी रह सकते हैं परमानेंट, कंसीडरिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर और बच्चे की कैपेबिलिटी और पेरेंट्स के एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। तो वहाँ विदेश में आपका यहाँ का नॉलेज और वर्क काम आ सकता है कि वहाँ पे एज अ प्रैक्टिस करने के? थोड़ा फर्क है, मोर और लेस तो करीब करीब टैक्सेशन का जो जीएसटी का पैटर्न है वो वर्ल्ड पैटर्न ही है। राजस्थान ने भी जब जीएसटी लागू करने के लिए हम लोगों ने जो स्टडी की, या जो SGCHC है, स्टेट जीएसटी है, और सेंट्रल जीएसटी है, उसके जो एक्ट बने, ये सब एक्ट इम्पोर्टेड एक्ट हैं, ऑस्ट्रेलिया से लिया, बाहर से लिया जी। उन्हीं को मोरलेस यहाँ की परिस्थिति के अनुसार ढाल दिया गया। तो अगर आपका यहाँ का अनुभव है और आपको कोई एक्सपोजर विदेश में मिलता है, मैं खाली जैसे जीएसटी की बात कर रहा हूँ, जी जी, तो स्कोप है। आईटी का बंदा है, उसका वर्ल्ड में स्कोप है, बिल्कुल। टैक्सेशन का वर्ल्ड में स्कोप है, ठीक है, वहां का एक्ट अलग होगा, प्रोसीजर अलग होगा। हाँ, क्योंकि सर उसी पे मैं आ रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप कह रहे हैं ना स्टडी कर रहे हैं, तो मैं अभी कुछ दिनों पहले मेरी एक बैंकर और प्लस लॉयर हैं वो, तो वो उनके बच्चे भी बाहर रहते हैं, तो उन्होंने बताया कि वो यूएस में उन्होंने लॉ की थोड़ी पढ़ाई करी और आज उनके पास में एक ये कैपेबिलिटी है कि वो टैक्स फाइल कर सकते हैं एज अ लॉयर। उतना उन्होंने पढ़ लिया, उससे पहले वो बैंकिंग में थे इसलिए डिटेल नहीं किया, बट आगे अब और पढ़ेंगे तो वहां पे लॉ के चैम्बर में भी बैठ सकते हैं और उसका प्रोसीजर सिमिलर है, बट स्टडी अलग थी, तो उन्होंने पढ़ के उस एग्जाम को पास किया। तो वैसा कोई एग्जाम आप बताना चाहें? मैं आपको बताऊं, वहाँ टैक्सेशन के लिए ऐसा नहीं है जैसे यहाँ तो किसी ने भी सनद ले ली और टैक्सेशन की वकालत करने लगे, है ना। वहाँ कुछ एग्जाम होते हैं, उस एग्जाम के बाद ही आप ऑथराइज होते हैं कि आप टैक्सेशन की प्रैक्टिस करें। लेकिन मैं जैसे यूके की बात कर रहा हूँ, लंदन जाता रहता हूँ, तो मुझे एक वहाँ बड़ा अच्छा स्कोप दिखा, वहाँ सोलिसिटर कहते हैं। ओके। सोलिसिटर वहाँ बहुत अच्छा अर्निंग कैरियर है। ओके। डॉक्टर इंजीनियर से भी ज्यादा सोलिसिटर बहुत अच्छा कमाते हैं। Great. और सबसे बड़ा स्कोप वहां क्या है कि जो इंडियंस हैं उनको इनकम टैक्स का रिटर्न भी भरना होगा, बिजनेस करें तो उनको जीएसटी का रिटर्न भी भरना होगा। तो इंडियन फर्म्स हैं वहां, वो आपके लोगों की फर्म है, सीएस की। अच्छा, अगर आप में कहीं क्वालिटी गुण है और उनको अपील कर जाए जी, तो आप एज भी फैक्टर नहीं बनता है, बिल्कुल आप वहां जा सकते हैं। ये डिपेंड्स करता है आप पे और आपके एक्सपोजर पे जी, या आपको अपॉर्चुनिटी कितनी मिल सकती है। ग्रेट। आई थिंक सर आपने मोस्टली बहुत सारी चीजें बता दी और आपने इस पे भी रोशनी डाली दी कि ये स्टेट का एग्जामिनेशन पैटर्न अलग होता है, सेंट्रल का अलग होता है, और जो कुछ सेंट्रलाइज पोजीशंस होती हैं उस पे वो स्टेट से भी वो ट्रांसफर अगर गवर्नमेंट को लगता है तो वो वहां पे आपको परमानेंट भी डेप्यूट कर सकता है, अदरवाइज वो वर्क वाइज तो भेजते रहते हैं टू अंडरस्टैंड अदर स्टेट्स थिंग्स और अपने स्टेट का वहां इंप्लीमेंट कराना, क्योंकि एट द एंड है तो इंडिया कंट्री सिंगल, राइट। तो लेकिन अगर इसके बाद भी एंड नोट पे अगर कोई बात ऐसी रह गई हो सर जो अपन बच्चों को बताना चाहें या जो लिसनर हैं जिनके नॉलेज के लिए, या एक बेसिक, चूंकि आप टैक्स से रिलेटेड रहे हैं, तो अगर कोई जो जनरल अवेयरनेस के लिए आजकल क्योंकि हर प्रकार के हम टैक्स भी देख रहे हैं, तो अगर बच्चों को या नॉन पीपल जो पब्लिक है, जनरल पब्लिक है, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड कोई टर्म्स हैं जो याद रखें तो आपको एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आप एकदम से उसको आप हवा नहीं बनाएंगे, बट आप उसको पोलाइटली समझेंगे उस चीज को और देन आप उस पर उतरेंगे। देखिए, दो बातें, एक तो कैरियर की, जैसे आपने बात की कि आरएएस का एग्जाम देना है या आईएएस का एग्जाम देना है, तो उसके लिए मैंने आपको कहा ना कि वो अंदर आग होनी चाहिए और आपका ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, बिल्कुल, और एक वो जिद होनी चाहिए, जिद जुनून खाली एग्जाम पास करके सिलेक्शन होके अफसर बनने तक ही नहीं होता है, वो जिद और जुनून आपका चलता है टिल रिटायरमेंट। आप हर रोज कुछ नई चीज सीखें। मैं आपको उदाहरण बताऊं, 9 फरवरी 81 को जब मैंने ओटीएस ज्वाइन किया था तो डायरेक्टर वहां बहुत बड़ी पोस्ट होती थी, वो जनरल जो डायरेक्टर होता है वो अलग होता है,
वो सारे IAS RAS तो दुनिया भर के साल भर का काम ही है, फैकल्टी हैं पढ़े। तो डायरेक्टर साहब शर्मा जी थे, BL शर्मा, उनका जो स्पीच हुआ जी मेरे दिमाग में बड़ा ख्वाब आया कि आज से 30-35 साल बाद क्या ज्वाइन यहाँ से किया है, रिटायर भी यहीं से हो सकता हूँ। जी तो भले उसका एक पार्ट है सेक्शन स्टेट टैक्स अकेडमी ऑफ राजस्थान, जिस दिन मैं वहां से रिटायर्ड हुआ, जी ये मेरे जिंदगी में पहले दिन से एक जुनून था जी कि जहां से शुरू किया वहां मैं खत्म करूं। जी तो मैं एडिशनल कमिश्नर एपेलेट अथॉरिटी था ही, हाई कोर्ट के पास कर भवन हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस जी में, जी लेकिन साइमल्टेनियसली मेरे पास OTS में भी ये डायरेक्टर की पोस्ट था। तो एक तो मैं बच्चों को या नए लोगों को बताऊं कि आपका जिद और जुनून जिंदगी भर चलना चाहिए, जी और दूसरा मेरा ये कहना है कि आप जिस लाइन पे भी हैं आपका उसमें प्रोफेशनल हर दिन आपको एब्रेस्ट नॉलेज होना चाहिए, जी कहाँ क्या हो रहा है। मैं आपको उदाहरण बताऊं, 2016 में मैं रिटायर्ड होता हूं, और चूंकि GST आने वाला था पूरे देश में, वर्ल्ड बैंक ने बहुत सारा पैसा दिया इंडियन गवर्नमेंट को। इंडिया गवर्नमेंट ने डिफरेंट स्टेट्स को कहा कि आपको GST इंप्लीमेंट करना है, तय नहीं था कि कब आएगा, लेकिन 2016 के में आते आते पीक पे हर स्टेट ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी थी। तो ये जो 4 कंपनी मैं बता रहा हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी, E&Y, अर्नेस्ट एंड यंग, डेलॉइट, KPMG और PwC, इन लोगों ने, और टैक्सेशन कई सारे मर्ज हो रहे थे, तो GST का एक बंदा तो कोई एक्सपर्ट है नहीं, बिल्कुल वो डिफरेंट डिपार्टमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का सेंट्रल एक्साइज हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के वेट हो, इनके रिटायर्ड सीनियर अनुभवी पर्संस को ढूंढ रहे थे। ओके अब देखिए, मैं लंदन था रिटायरमेंट के बाद, बेटी के बाद बैठा, और मेरे पास ईमेल से मेरे पास एक ऑफर आता है E&Y का। उन्होंने अपने ढंग से किया होगा, खोज किया होगा, और मुझे कहा कि आप हमारे यहाँ GST एडवाइजर की ज्वाइन कीजिए। मुझे बड़ा लगा, मेरे बच्चों को भी लगा, मल्टीनेशनल कंपनी में पापा रिटायर्ड, आप जी सरकारी अफसर की इमेज वैसी ही होती है। जी जी किसी ने मजाक तो नहीं किया, जी 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 लेकिन मैंने जब ज्वाइन किया आके 2016 में किया, जी और 16 में, उसके बाद जब मैं 2017 में था, GST अचानक डिक्लेयर होता है, और 1 जुलाई को GST लागू है। मैं तेलंगाना में था, हैदराबाद था, मेरा पोस्टिंग हैदराबाद में था, मेरी रेगुलर टीम वहां काम करती थी जी। हमने उस 1 महीने में बहुत चैलेंजिंग वर्क में काम किया जी, और चूंकि सेंट्रल को पूरे नेशन का टैक्स था जी, हम लोगों ने उस समय इतना काम किया। चंद्रशेखर राव साहब हमारे यहाँ CM थे, वहाँ वो पर्सनल मीटिंग लेते थे। सोमेश्वरम साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, वो पर्सनल मीटिंग लेते थे। EY को मैं डील करता था। हमने तेलंगाना स्टेट को इतने एडवाइजरी की, और GST को सारे देश में लागू करने वाला पहला राज्य था तेलंगाना जी। तो चंद्रशेखर साहब को बड़ा हर चीज का था कि हर चीज में एडवांस। एंटी प्रॉफिटिंग सेक्शन है उसमें कि GST के नाम पे व्यापारी लूट तो नहीं बचा देगा। हमने उस सेक्शन तक पे काम किया। और मेरा फ्लेक्सिबल मॉड्यूल था, मैं वर्क फ्रॉम होम भी करता था अपने लैपटॉप से, मेरी टीम वहां रेगुलर काम करती थी। बावजूद उसके उस पहले महीने जुलाई में मैं हैदराबाद फुल टाइम पढ़ा रहा जी। सुबह शाम हम रात दिन तक काम करते थे, और पूरे देश में बड़ा विरोध था। टेक्सटाइल इंडस्ट्री का बड़ा विरोध था GST का जी। सरकार के लिए बड़ी चैलेंजिंग स्थिति थी। GST को लाना, अफसर लोग अंदर से तैयार नहीं, व्यापारी तैयार नहीं। ये जो चैलेंजेस है ना, मेरे पास जो टीम थी 30 साल से ऊपर के बच्चे ही नहीं थे, 8-9 जनों की टीम थी जी। और उनके संग मेरे को जो काम किया, तो मुझे लगा कि ऐसा नहीं है, आपके किसी भी एज में अगर जुनून और जिद है तो आप कभी भी, मैं जैसे अभी RS की प्रीलिम की जो मैंने आपको बताई कि मैंने 35-40 रिकॉर्डिंग इसी साल की है जी। मैंने सर्विस के साथ, चूंकि मेरा फिजिक्स में एक पैशन था, भले 80s के जमाने में हमने MSc किया था, मैंने उसके बाद 2-4 गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए 12वीं क्लास के, वो जो आपने कहा कि जो कोचिंग नहीं कर सकते, पैसा नहीं है, उन लोगों के लिए नोट्स बनाए जी। वो नोट्स की मेरे उसके भी वीडियोस ऑडियोज हैं, मैं फ्री में दे देता हूँ उनको जी। मैंने भागवत कथा पे एक दिन चैलेंज लिया कि ये चैनल्स पे क्या सुनाते हैं, 12 स्केल पे 63 घंटे की रिकॉर्डिंग है, 73 मेरे ऑडियोज हैं जी। वो कर लिए। मेरी साली है रेणु गोस्वामी, वो यहाँ हमारे मुकुल जी गोस्वामी की एक कंपनी है जी। उसमें इमरजेंसी में जब हम सब लॉकडाउन में घरों में बंद थे, ट्रांसलेशन के काम आए, हिंदी टू इंग्लिश के धार्मिक ग्रंथों के ट्रांसलेशन हम दोनों ने मिलकर किए जी। तो मेरा नए बच्चों को ये कहना है कि आप जिंदगी भर कोई ना कोई जुनून, कोई ना कोई पैशन जरूर पालिए। नौकरी में प्रमोशन होते रहते हैं, छोटी पोस्ट से आप शुरू होते हैं अफसरी से। मेरे नाम के संग तो शुरू में O शब्द था ऑफिसर का, O लास्ट में जाके कमिश्नर शब्द आ गया, डायरेक्टर शब्द आ गया जी।
ये तो आपके प्रमोशन होते रहेंगे, ये तो एक रूटीन का पार्ट है, लेकिन इसके साथ आपकी सफलता इसमें है, ये बच्चों को मैं कह रहा हूं, जी बिल्कुल। इसकी सफलता ये है कि कोई नया पेशेंट पालिए, नौकरी के साथ का कोई पेशेंट पालिए। फिजिक्स से मेरा दूर दूर का संबंध खत्म हो गया, लेकिन आज भी मैं फिजिक्स पढ़ा देता हूँ बिल्कुल। गरीब बच्चों को। तो मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये पेशेंट जिस दिन आप जागृत करेंगे अपने आप में, आप हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे जी। आप हमेशा इनोवेटिव रहेंगे जी। रिनोवेटिव रहेंगे। ग्रेट, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने इतना कुछ बताया, और जो सर अभी बता रहे हैं उसका भी अपन डिस्क्रिप्शन में वो जो पेपर्स हैं वो अपन डाल देंगे सर के नोट्स का, ताकि आप लोग अगर इससे देखना चाहें तो देख लीजिएगा वो पेपर्स आरएएस से रिलेटेड जो सर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, और जो सर का पैटर्न सर ने अभी का और पुराना समझ के कुछ समराइज चीज़ें बनाई हैं, क्योंकि उस एक्सपीरियंस से हो सकता है आपको कोई एक, अगर उससे आपको एक भी कहीं हेल्प मिल जाए तो इट इज़ गुड फॉर अस एंड इट इज़ वर्दी फॉर आवर डिस्कशन की। तो इसी के साथ मैं भी एंड नोट पे यही बोलूँगा कि अपना गोल डिसाइड करके रखिए। अगर आपको आरएएस, आईएएस कुछ भी बनना है, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो ऑफिशियल ग्रेड की जो पोजीशंस होती हैं और स्टेट लेवल पे जो पोजीशंस होती हैं, तो अपना एक माध्यम बना लीजिए और इधर-उधर की बातों से डाइवर्ट मत होइए, अपने आप को लॉक कर लीजिए उस गोल के प्रति और पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, नेगेटिविटी को भूल जाइए। मैं बार-बार इसीलिए पॉजिटिविटी पे बात करता हूँ, क्योंकि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो लक्ष्य आपको ज़रूर मिलेगा और कामयाबी आपके कदम चूमेंगी, ये 100% श्योर है। इसी बात के साथ मैं पद्मेश सर आपका धन्यवाद करता हूँ, जो आपने समय निकाला और हमारे बच्चों को और ऑडियंस को आपने डिटेल में बताया और अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बच्चे किस तरह से अपने आप को आपके लेवल तक पहुंचा सकते हैं उसके बारे में बताया। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सुलभ जी, थैंक यू दोस्तों। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक पहुंचाएं, और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें।